नमस्कार। ज्ञानदूत वर्जन 2 के इस कार्यक्रम में जो भी विद्यार्थी, अनुसंधित्सु और श्रोता पाठक वर्ग जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़े हैं, उन सब का मैं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा मनोज पांड्या जी और उन सभी टीम के माध्यम से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब से रूबरू होने का मुझे अवसर दिया और हम एक खास विषय पर प्रतिदिन इसके माध्यम से यथा समय पर बातचीत करेंगे। मेरा आज का जो इस व्याख्यान का विषय है वह है साहित्य का स्वरूप। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम ये जानें कि स्वरूप क्या होता है। स्वरूप माने आकृति, चिन्ह, या जैसे आप कहें स्वरूप माने आकृति, चिन्ह या स्वभाव, विशिष्टताएं। वो जैसे हम जब कहेंगे आदमी का स्वरूप तो क्या बताएंगे? आदमी की आकृति के बारे में बताएंगे। पहाड़ का स्वरूप कहेंगे तो पहाड़ के आकृति, उसके आकार प्रकार, उसके स्वभाव के बारे में बात करेंगे। यही बात यहाँ साहित्य पर लागू होती है कि साहित्य के संदर्भ में जब हम साहित्य का स्वरूप विषय पर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है साहित्य का आकार क्या है, प्रकार क्या है, लक्षण क्या है, उसकी विशिष्टताएं क्या है, कैसा वो सब चीज़ों के संगठन से कैसा बनता है, जैसे हम साहित्य कहते हैं। यानी प्रकारांतर से हम या इसे हमने कि हम ये जानने की कोशिश करें कि साहित्य है क्या। यही जानना एक तरह से हमारे आज के इस वीडियो का विषय है। देखिए, साहित्य को लेकर सबसे पहले तो आप दिमाग में रखिए दो तरह की अवधारणाएं हैं। एक दृष्टि भारतीय दृष्टि है और जो दूसरी दृष्टि है वो पाश्चात्य दृष्टि है। जो भारतीय दृष्टि है वहां सहित शब्द से साहित्य बना माना गया है। इस पर हम विस्तार से इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। और अंग्रेजी में इसके लिए लेटर शब्द का प्रयोग होता है। देखिए, जब अंग्रेजी में साहित्य को लेटर शब्द से अभिहित किया जाता है या जाना जाता है, समझा जाता है या पुकारा जाता है, तो वहां उससे मतलब है ज्ञान का साहित्य और कल्पना का साहित्य। अंग्रेजी में जैसे लिटरेचर शब्द का मूल लेटर से बना है, जो कि लैटिन से आया हुआ शब्द है, जो बाद में फ्रेंच से होते हुआ अंग्रेजी में आकर लिटरेचर हो गया। लिटरेरा से लिटरेचर तक की यात्रा की उसने। तो वहां इसका एक है ज्ञान का साहित्य या कल्पना का साहित्य। अब जो ज्ञान का साहित्य है वो आप ये ध्यान रखिए, जो भावना का साहित्य है उससे थोड़ा भिन्न होता है। ज्ञान और भावना में जो भिन्नता है वो ज्ञान और भावना के साहित्य में भी भिन्नता है, क्योंकि दोनों मूल मनुष्य के स्वभाव से जुड़े हुए बिंदु हैं। देखिए, जहां भावना का लक्ष्य ये होता है कि वो आपके अंदर भावों को जागृत करे, आप में भाव उद्बुद्ध करे, उद्दीप्त करे, जो आप में सुसुप्त है उसे जागृत कर दे। ठीक है ना? वहीं जो ज्ञान का साहित्य है उसका लक्ष्य होता है कि आपको कुछ न कुछ सिखाया जाए, आप में कुछ न कुछ एक तरह से भरा जाए, जो आप में अब तक नहीं था, जिस अनुभव से आप तक नहीं गुजरे थे उस अनुभव से आपको निकाला जाए। तो ये जो ज्ञान और भावना, इन दोनों में ये भेद है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ज्ञान और तथ्य, ये हमेशा ज्ञान में हमेशा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ज्ञान में तथ्य और उपदेश, इन दो की प्रधानता रहती है। ज्ञान के अंदर क्या रहेगा, आपको तथ्य गिनाए जाएंगे, आपको उपदेशात्मक ढंग से समझाया जाएगा किसी वस्तु, घटना, व्यापार इत्यादि इत्यादि के बारे में, है ना? जबकि भावना में हमेशा कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति होगी। जब भावना होगी उसमें हमेशा क्या होगा, कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति। तो आप ये देखिए कि किस तरह से इन दोनों प्रकार के साहित्य में एक तरह का भेद है। लिटरेचर शब्द जो है वो लिटरेरा से बना है, मैंने अभी बताया, जो लैटिन के मूल रूप से आया है, वो फ्रेंच से होता अंग्रेजी में लिटरेचर हो गया। तो वहां अंग्रेजी साहित्य के हिसाब से लिटरेचर का मतलब हुआ दृष्टि संपन्न
एक तरह से लेखन जिसका कलात्मक महत्व हो, ऐसा दृष्टि संपन्न लेखन जिसका कलात्मक महत्व हो, उसे हम कहते हैं लिटरेचर। लेकिन ठीक इसके उलट हमारे यहाँ साहित्य में कलात्मकता का प्राचुर्य या उसकी बहुत ज़्यादा अनिवार्यता को महत्व नहीं दिया गया है। हमारे यहाँ साहित्य का अर्थ है शब्द और अर्थ का सहभाव, सहजात होना। हमारे यहाँ शब्द और अर्थ के सहभाव से जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि, इन दोनों में क्या है, अंतर है साहित्य को लेकर। तो जब साहित्य के स्वरूप पर हम बात करेंगे तो हम इन दोनों पक्षों को ध्यान रखकर करेंगे, और इन दोनों पक्षों के अंदर जो इतना महीन अंतर है इसको भी हमारे ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप इस अंतर को अच्छे से भली भांति समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए उसे अभिव्यक्त करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए, पश्चिम में लिटरेचर का जो अर्थ है वो केवल शब्द का प्रतिनिधि है। वहां जो लिटरेचर है वो केवल शब्द का प्रतिनिधि है, लेकिन हमारे यहां वाचिक भी उसमें शामिल हो जाता है। एक यह अंतर भी हमारी दृष्टि और पाश्चात्य दृष्टि में है। वहां छपे हुए शब्द का प्रतिनिधि है। आपका जो लिटरेचर जिसे आप कहेंगे उसका मतलब है छपे हुए शब्द से, जबकि हमारे यहां छपे हुए नहीं, बोले हुए शब्द की भी गिनती साहित्य में होती है। हमारे तो वेदों को श्रुति कहा गया है, और वैदिक साहित्य सर्वश्रेष्ठ साहित्य दुनिया में नहीं माना जाता। दुनिया के सारे विद्वान ऋग्वेद को प्रथम पुस्तक का दर्जा देते हैं। दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण जो है वो भी हमारे यहाँ रचा गया। तो ये सब चीज़ें जो है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसे हम साहित्य कहते हैं वह दरअसल जनता, संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधि स्वर है। जनता, मैं 3 पद इस्तेमाल कर रहा हूं, जनता, परंपरा और संस्कृति। यानी इन तीनों दृष्टियों को मैं एक और ढंग से थोड़ा व्याख्यायित करूं तो संपूर्ण भारतीय ज्ञानात्मक दृष्टि का मैं आलोड़न विलोड़न करते हुए आपके लिए एक कृमि, जैसे आप कहते हैं एक नवनीत रूपी एक वाक्य निकालूं तो कहूंगा साहित्य आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है। साहित्य माने स्वयं से स्वयं का संवाद। लेखक उसमें कोई जादू नहीं करता, उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं होती। जो भी रचनाकार है, स्रष्टा है, कवि है, वह स्वयं का स्वयं से संवाद करता है। यानी इस अर्थ में हम दर्शन की पदावली का इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगा साहित्य साक्षी भाव की साधना है। साक्षी भाव मानी आप, यानी मैं बृजरतन इस व्याख्यान को देते हुए स्वयं को देख रहा हूं कि मैं आपके लिए कितना अच्छा व्याख्यान दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहा हूं। ये ठीक वैसा ही होता है जैसे अमिताभ बच्चन या कोई भी कलाकार फिल्म में काम करते हुए अपने काम को देखता है, उसे साक्षी भाव से देखना होगा। यानी स्वयं के साथ रहते हुए स्वयं से अलग होकर मेरा अवलोकन कर रहा है और मेरे हर उस कृत्य को देख रहा है, मेरे हर उस कर्म को देख रहा है और उसकी व्याख्या कर रहा है कि मैं कितने तटस्थ भाव से, तल्लीन भाव से अपने कर्म में निरत हूं, व्यस्त हूं, लगा हूं, कर रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, और कर पा रहा हूं तो उसमें और क्या गुंजाइश है जहां तक मुझे और जाना है। तो ये जो एक तरह से हम कहेंगे कि वो स्वयं का स्वयं से संवाद है, इस अर्थ के कारण से साहित्य में सार्वभौमिकता का महत्व ज्यादा होता है, सार्वजनिकता का महत्व ज्यादा होता है, इसीलिए उसका साधारणीकरण भी हो जाता है, इसलिए उसमें साधारणीकरण की ताकत भी होती है। तो ये जो साहित्य की ताकत है वो एक तरह से बहुत बड़ी ताकत है और उसको हमें अच्छे तरह से जानना है। और इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता जो शायद अब तक आपके ध्यान में आई है, नहीं आई है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि एकमात्र साहित्य ऐसा ज्ञान अनुशासन है जो जीवन से पैदा होता है, जीवन में बढ़ता है, फलता फूलता है और जीवन की आलोचना करता है।
और फिर भी किसी अन्य ज्ञान अपने अनुशासन का उपनिवेश नहीं रहता। सबकी स्वायत्ता बरकरार रखते हुए अपनी निजता को उद्घाटित करता है, अपनी निजता को स्थापित करता है। यह खूबी सिर्फ और सिर्फ साहित्य में। वो किसी को भी अपना उपनिवेश नहीं बनाना चाहता, किसी को अपने अधीन करना नहीं चाहता, लेकिन सबसे कुछ लेकर एक संपूर्ण सब में बांटना चाहता है, परिपूर्णता की तरफ बढ़ना चाहता है। उसका उद्देश्य एक परिपूर्णता है, और या आप परिपूर्णता की प्राप्ति में आपकी सहायता करना है। उसका लक्ष्य आपको, आपके मार्ग को सुगम बनाना है, आपकी यात्रा को सुगम बनाना है, जितना सरल हो सके, जितना सहजता से आप यात्रा कर सके। साहित्य कभी नहीं चाहेगा कि आपकी यात्रा दुरूह हो, वह सरसता चाहेगा, वह सहजता चाहेगा, लेकिन वह चाहेगा कि यात्रा अनिर्वचनीय सुख का, एक तरह से अनिर्वचनीय सुख की प्रतीति, उस आनंद को आपके साथ साझा करे, और वह चेहरे से उमगना पगना चाहिए, वह रस खिलना चाहिए। जैसे वृक्ष पर कोई कली खिलती है, जैसे जंगल में कोई फूल खिलता है, वैसे ही आपको जब किसी कवि की लिखी हुई पंक्तियां अंदर तक प्रभावित करती है, प्रभावित होती है, और आप उसके प्रवाह से निमज्जित होकर उसके साथ झूम उठते हैं, समझ लीजिए साहित्य ने अपना काम कर दिया। उस भाव की, उस मर्म तक की यात्रा को साहित्य आपको ले गया। यही उसका मूल काम है, यही उसका लक्ष्य है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जीवन के साथ बहुत घनिष्ठ जुड़ा होता है। साहित्य का जीवन से संबंध बहुत ताजा संबंध होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, अत्यंत ताजा संबंध होता है। किसी अन्य अनुशासन का संबंध इतना ताजा नहीं है जितना कि साहित्य का जीवन से संबंध ताजा है। तो ये जो ताजगी साहित्य में आती है, जो सरसता आती है, जो प्रफुल्लता आती है, जो तल्लीनता आती है, जो आकंठ आपको डुबो देने की क्षमता उसमें आती है, वो इन्हीं गुणों के कारण से आती है। और इस रूप में साहित्य अद्वितीय कहा जाता है। हमारे बहुत बड़े साहित्य चिंतक और विचारक हुए, जिनका विश्व साहित्य में भी बड़े नाम आदर के साथ लिया जाता है, निर्मल वर्मा। उनसे एक बार किसी ने पूछा साहित्य की ताकत क्या है, क्या कर सकता है साहित्य, तो जो उन्होंने उत्तर दिया वो मैं आपसे इस अवसर पर साझा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि टॉल्स्टॉय के उपन्यास या निराला की कविताएं, गौर से सुनिएगा, टॉल्स्टॉय के उपन्यास या निराला की कविताएं ठिठुरते पैरों को गरमाई नहीं दे सकती। ये ठीक बात है कि आप ठंड में तप रहे हैं तो साहित्य पढ़कर आप ठंड में आँच का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन ठिठुरती आत्मा को उष्मा जरूर दे सकती है। और जब व्यक्ति का आत्मा बदल जाता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है, और अपने आप रूपांतर का जो व्यापार है इस तरह घटित होता है, इस रूप में घटित होता है कि व्यक्ति जो है वो एक अद्वितीय अनुभूति से, एक अद्वितीय उपलब्धि से भर उठता है, और उसका चित्त, उसकी चैतन्यता, उसका शारीरिक, उसकी उपस्थिति, उसकी सामाजिक उपस्थिति, उसकी सार्वजनिक उपस्थिति अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बन जाती है। और इस अर्थ में साहित्य हमारे लिए वह करता है जो कि समाज के दूसरे अनुशासन नहीं कर सकते। साहित्य की यही जो अद्भुत चीजें हैं उसे हमारे बीच चिरकाल से कायम रखे हैं, और आने वाले इस जटिल समय में तो साहित्य हमारा सबसे बड़ा सहयात्री, हितचिंतक, विवेक को पुष्ट करने वाला साबित होगा। अब आपको ये देखना चाहिए कि ये साहित्य शब्द, जैसे मैंने बताया कि अंग्रेजी में तो लिटरेचर शब्द लेटर से, लिटरेरा से होते हुए लिटरेचर बना, तो ये आपका साहित्य शब्द कैसे बना, थोड़ा इस पर भी बातचीत कर लें। ये साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, कैसे साहित्य शब्द प्रकाश में आया। देखिए, साहित्य शब्द मूल रूप से सहित से बना है, ठीक है, और जैसे सतत से सातत्य बनता है,
हिंदी व्याकरण जो थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो आप ये जानते हैं कि सतत से सातत्य बनता है, उसी प्रकार साहित्य से साहित्य बनता है। कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सहित शब्द में सह शब्द है, इसकी परिभाषा कही जाती है हितेन सहितस्य भाव इति साहित्यम। तो सह आधा क और त, हितेन सहवा स धा त इति साहित्य, ये इसकी मूल व्युत्पत्ति है। यानी साथ साथ सहभाव है। साहित्य में क्या है? सहभाव है। प्रश्न उठता है कौन सा सहभाव, किसका सहभाव, कैसा सहभाव? तो और ज्यादा गहरे व्याकरण में जाएंगे तो जो सहित शब्द है वह दरअसल संहित शब्द है। स पर बिंदी, संहित। और ये जो संहित है उसकी वो भी एक तरह से प्रयोग रूढ़ि के बल पर बना हुआ है। उसकी संधि जब हम करते हैं तो सम प्लस तथा संहिता अर्थात सहिता, यानी जैसे आप कहते हैं सहभाव, साहित्य शब्द इस तरह से व्युत्पन्न हुआ है, इस तरह से बना है। यह साहित्य की अपनी बनने की प्रक्रिया है। यह साहित्य के अपने स्वरूप का एक प्रस्थान बिंदु है। अब प्रश्न उठता है कि यह सह किसका है? भाव। सहभाव है शब्द और अर्थ का। किसका भाव है? शब्द का और अर्थ का सहभाव है। यह साहित्य है। यह साहित्य किसका है? क्योंकि वहां किसका महत्व था? केवल छपे हुए शब्द का। वहां किसका महत्व था? केवल छपे हुए शब्द का महत्व था। हमारे यहां लिखित अलिखित वाचिक, लेकिन शब्द और अर्थ दोनों का महत्व है। तो ये जो फर्क है हमारे को दोनों दृष्टियों के बीच में फर्क देते हुए साहित्य को मूल समझते हुए इस प्रक्रिया को हमें ध्यान रखना होगा, इस बिंदु को हमें ध्यान में रखना होगा। अब जब आप ये देखिए कि भामे से, काव्यशास्त्र में भामे से ये पूछा गया कि साहित्य क्या है, तो भामे उसका क्या उत्तर देते? कहते हैं शब्दार्थो सहितौ काव्यम। यानी जब शब्द और अर्थ सहित हो तो काव्य की सृष्टि होती है, तब काव्य बनता है। सारतः हम ये देखें कि सहित होने का भाव, यानी जैसे मैंने कहा सहित, जिसे साथ साथ होने का भाव ही साहित्य। अब मेरे कुछ विद्यार्थियों के मन में ये भी हो रहा होगा कि मैंने ये कैसे कहा कि संहित से सहित होने की बात, उसका तो कोई आधार आपने बताया नहीं। तो प्रिय छात्रों, यहाँ मैं आपका यह संदेह भी दूर करते चलता हूँ। संस्कृत की एक प्रसिद्ध कारिका है जिसका वाचन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लुम्पे दव सव्यम कृत्ये तु काम मनोसरपि समोवाहित तयोर्मारसस्य पंचीचुंगंघयो। यानी जब कृत प्रत्यय लगा हो तो उसके पहले म पद को हटाया जाता है। संस्कृत साहित्य में यह है कि जब कृत प्रत्यय लगा है तो उसके पहले का म हटा दिया जाता है। जैसे अवश्यम तो वो अवश्य हो जाता है। उसी क्रम में हित और तत् के पहले आने वाले सम का जब म हटाया जाता है तो संततः की जगह सतत और सहित की जगह संहित की जगह सहित हो जाता है। और इसलिए संततः से सतत और सहित से संहित से सहित शब्द बनता है। और जब हम और गहरे उतरते हैं और संहित की व्युत्पत्ति पर आते हैं तो संहित शब्द में सम प्लस धा से बना हुआ है। संहित शब्द कैसे बना है? सम प्लस धा। अब सम मानी ठीक ठाक मेल जोल से रखना, और धा मानी किसी चीज को रखना, यानी शब्द और अर्थ को ठीक ठीक रखना साहित्य है। शब्द और अर्थ को ठीक ठीक रखना ही साहित्य की श्रेणी में आता है। तो एक सहित शब्द किससे बना है? संहित से। और संहित किससे बना है? सम प्लस धा से। सम मानी ठीक ठीक,
ढा माने रखना, तो शब्द और अर्थ को, यानी सहभाव किसका है, शब्द और अर्थ का है, तो दोनों को जो ठीक ठाक रूप से यथास्थान रखता है, प्रयोग करता है। इसीलिए जब भामा से पूछा गया साहित्य क्या है, तो उन्होंने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम। ये अब जब आप ये देखते हैं, देखिए ये एक प्रश्न मन में उठता है कि जब भामे ने शब्दार्थो सहितो काव्यम कहकर काव्य लक्षण के रूप में उसे स्पष्ट किया, तो फिर प्रश्न कालांतर में विद्वानों के बीच में चर्चा का विषय बना कि ये सहित क्या है। तब आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम अपने सूत्र की जब व्याख्या की, तो वहां इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि शब्दार्थो सहितावेव प्रतीतौ स्फुटतः सदा सहिता विति तावेव किम पूर्व विधित्यते साहित्यमनयोः शोभा सालितां प्रति काव्यसो अन्योन्यातिरिक्ता तव मनोहारण्यद्व स्थिति। यानी शब्द और अर्थ में तो प्रतीति सदा से सहित का ही प्रयोग हम करते आए हैं, फिर सहित कहकर आप नया क्या कह रहे हैं। तो ऋषि वापस अगले पद में उत्तर देता है कि इस शब्द और अर्थ का साहित्य दरअसल बिना किसी घटबढ़ के एक ऐसी मनोहारिणी अवस्थिति है, तो जो शोभाशीलता के प्रति हो, उसे हम उसी कारण से ये यहां पर साहित्य भाव की व्याख्या की गई। अब एक चीज प्रश्न और उठती है कि वह अवस्था जिसे यहां बिना घटबढ़ के कहा गया, जिना बिना घटबढ़ के जिस अवस्था की बात कही गई, और तभी शोभाशालिनी वो तभी हो सकती है जब शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग इस तरह से किया जाए, इस संगति के साथ किया जाए कि जिससे किसी भी प्रकार की अतिरेक की संभावनाएं समाप्त हो। बहुत संयम, बहुत संतुलन, बहुत सधे हुए और बहुत ही कहते हैं ना जिसे बहुत ही साधु तरीके से जिस शब्द को जब और अर्थ को हम परस्पर बरतेंगे, तो वो सहित शब्द की व्युत्पत्ति बनेगी। अब एक जहन में प्रश्न उठता होगा आपके मन में कि फिर जब साहित्य के लिए पहले काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब हम केवल साहित्य कहते हैं और कविता कविता को कहते हैं, तो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि भाषा विज्ञान में एक नियम है कि जब किसी शब्द का अर्थ संकुचित होने लगता है और एक ही शब्द के लिए दो भिन्न अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं जब कभी भी, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि एक ही अर्थ में जब दो शब्द प्रयोग होंगे और एक का अर्थ संकुचित होगा तो उसे अलग कर दिया जाएगा। एक ही अर्थ में दो भिन्न शब्द प्रयोग हो रहे हैं और उनमें से एक का अर्थ संकुचित है, तो फिर उसे एक अलग कैटेगरी मान लिया जाएगा, एक अलग वर्ग मान लिया जाएगा। दूसरा हुआ ये कि 7वीं शताब्दी से पहले हमारे यहां सब कुछ क्या था, साहित्य था, ऐसा सब कुछ काव्य था, सब कुछ काव्य था। 7वीं 8वीं शताब्दी से पहले हमारे यहां सब कुछ काव्य था। वैदिक साहित्य में कहीं साहित्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, काव्य के लिए प्रयोग हुआ है। इसलिए आप देखिए संस्कृत में जो आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए उनके लिए कविराज शब्द का प्रयोग किया गया। कविराज, वैद्यराज, फलां, वैद्य, ये ज्योतिष के, समुद्र शास्त्र के, वास्तु के सभी ग्रंथ श्लोक में लिखे गए, यानी वहां कवि होना एक कसौटी माना गया, उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में आज हम कवि कह रहे हैं। क्योंकि बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने काव्य का उपयोग सिर्फ करने शुरू कर दिया, कविता जिसे आजकल पोएट्री कहते हैं उसके लिए, और तब साहित्य बाकी अन्य सब विधाओं सबको मिलाकर समाहारित रूप में प्रयोग होने लगा, जिसमें कविता भी आएगी, कहानी भी आएगा, नाटक भी आएगा, उपन्यास भी आएगा, रेखा चित्र भी आएगा, सब कुछ है। तो इस तरह से मैंने आपके सामने स्पष्ट किया कि साहित्य का अपना एक स्वरूप है और वह स्वरूप हमारे लिए उसकी प्रक्रिया को जानना बहुत अलग एक जबरदस्त अनुभव है, और मैंने कोशिश की कि आपको इसके बारे में विस्तार से बताया। अब शेष बचे समय में मैं आपके सामने ये साझा करूंगा कि ईसा की लगभग 200 शताब्दी के बाद, यानी लगभग 1800 वर्षों से हिंदी और पाश्चात्य पर्वत्य यानी भारत और उधर दोनों के विद्वान इसमें लगे हैं कि वो भिन्न भिन्न तरीके से इसके परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। पर आप याद रखिएगा, परिभाषाएं ज्ञान के लिए नहीं बनी है,
परिभाषाएं समझ के लिए बनी है, बोध को थोड़ी दिशा देने के लिए परिभाषाओं का आविष्कार हुआ। परिभाषाएं उस चंचल रेत के समान है जिसे मुट्ठी में, या हवा के समान है जिसे बांध नहीं सकते। किसी भी ज्ञान को परिभाषा के पास में बांधना, उसे सीमित करना होगा। बल्कि विचारक तो ये कहते हैं परिभाषाएं शिथिल वैचारिक दिमाग की उपज होती है। जो बहुत ही विचार प्रेरित और अनुरागी किस्म के दिमाग होते हैं, उनके लिए परिभाषाओं का वैसा महत्व नहीं है। लेकिन यहाँ हम आपकी सुविधा के लिए, कि हम बहुत सारे ज्ञान को आप निरंतर पढ़ते हैं और बहुत सारे दबावों के साथ पढ़ते हैं, इसलिए कुछ सुविधा के लिए कुछ चुनिंदा परिभाषाओं को आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी की जो एक, या संस्कृत के वो जो रटी रटाई परिभाषा है, उनके घेरे से मुक्त करके कुछ नई परिभाषाओं की तरफ आपका ध्यान ले जाता हूँ। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के अद्भुत विद्वान हैं हमारे समय में, जो संस्कृत परंपरा, अंग्रेजी परंपरा और हिंदी परंपरा तीनों से ही वाकिफ थे और विश्व स्तर पर जाने माने विद्वान थे। उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो साहित्य केवल चित्र का प्राण और प्राण का शब्द बनने का सनातन व्यापार लगता है। मुझे तो साहित्य चित्र का प्राण और प्राण का शब्द बनने का एक सनातन व्यापार लगता है, और वह तब तक नहीं चुकेगा जब तक मनुष्य है और उसकी संवेदना है। जब तक मनुष्य है और उसकी संवेदना है, तब तक वो आपसे चूकने वाला नहीं है। तो ये जो परिभाषा है वो साहित्य की किसने दी? विद्यानिवास मिश्र ने। यहाँ वो दो चीज़ कह रहे हैं। क्या चीज़ कह रहे हैं? कि जब तक चित्र का प्राण और प्राण से उसका शब्द, पहले कोई चीज़ विजुएबल होती है, हमारे दिमाग में दिखाई देती है, हमें कौंधती है, अनुभव कौंधता है, एक छवि बनती है दिमाग में, फिर उस कौंध को हम पकड़ते हैं, उसका नामांकन करते हैं और फिर उसे व्यक्त करते हैं। तो जब तक मनुष्य है तब तक ये सब प्रक्रियाएं जारी रहेगी, इसलिए साहित्य भी जारी रहेगा। एक बहुत ही अद्भुत विद्वान हुए वागी शुक्ल, उन्होंने कहा साहित्य मृत्यु का सामना करने की विधि है। साहित्य मृत्यु का सामना करने की विधि है। इसको खोलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि साहित्य मृत्यु का सामना करने का मतलब है कि वो जीवन के उस पार जाकर देखने की विधि भी है। अनुभूति के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर एक रचनाकार क्या करता है? भाषा के सीमित ससीम आकाश से अनुभव क्षेत्र, उस क्षेत्र भी पार चला जाता है जहां भाषा का क्षेत्र नहीं है, और वहां जाकर भी अनुभूति के कौंध के कुछ क्षण लेकर आ जाता है और हमें सुना देता है, बता देता है। एक और हमारे समय के बड़े विद्वान हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं साहित्य लेखक और पाठक दोनों के माध्यम से पर काया प्रवेश की विधि है, पर काया प्रवेश की साधना है। वो कहते हैं तो दूसरे की काया में प्रवेश करने की विधि है। नंदकिशोर आचार्य जो है वो भाषा और आत्म के सहित होने के भाव से ही साहित्य की सृष्टि मानते हैं। नंदकिशोर आचार्य जैसा विद्वान ये कहता है कि भाषा और आत्म के सहित होने का भाव, यानी वाक और आत्म के संयोग की चरम अनुभूति ही साहित्य है। वाक यानी बोलते हैं जो, और आत्म जिसमें वो घटित होता है, उन दोनों का जब मिलना होता है, उसी की जो चरम परिणति है वो साहित्य है। हमारे समय के एक और रचनाकार हुए जितेंद्र कुमार, वो ये कहते हैं कि साहित्य वह सब है जो तर्कातीत है, सृजन की मूल प्रतिज्ञा है, कुछ न कुछ रचे जाने के लिए जो आपको निरंतर उत्प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं, क्योंकि वहाँ शब्द और अर्थ दोनों का साथ होता है। ठीक कमोबेश कुछ शब्दों के हेरफेर, भावों के हेरफेर के साथ यही बातें पश्चिम के विद्वानों ने भी कही है। बोरिस पास्तरनाक कहता है लिटरेचर the art of discovering something the extraordinary about ordinary people and saying with the ordinary words something extraordinary.
कुछ साधारण शब्दों द्वारा असाधारण की अभिव्यक्ति, एक तरह से यूं कह दें, वह साहित्य है। पाउलो कोएल्हो, जो इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला लेखक है, यूरोप में तो उसको दीवाना पूरे यूरोप को जिसने बना रखा है। व्हाट आई कैन से इज दैट ऑल माई कैरेक्टर्स आर इन माई मिरर्स। आई एम समवन हु इज constantly trying to understand my place in the world, and the literature is the best way that I found in order to see myself. मुझे अपने को इस पूरे ब्रह्मांड में देखने की सबसे निराली विधि साहित्य लगता है। ऑक्टेवियो पाज एक बहुत अद्भुत विद्वान हुए, उन्होंने भी इसको लेकर कुछ कहा है। लिटरेचर इज एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव, a recourse against sense, something missing, but the contrary is also true. Language is what makes us human. It is a recourse against the meaningless noise and the silence of nature in the history. और एज़रा पाउंड ने क्या कहा है वो भी जरा सुन लीजिए। लिटरेचर इज अ न्यूज डेट ऑलवेज बीइंग न्यूज। और लास्ट में साहित्य के महान शिक्षक नोवाकोव, रूस के जो अद्भुत विद्वान हुए, उनकी बात भी मैं आपको बताता हूँ। लिटरेचर एंड बटरफ्लाइज आर टू स्वीटेस्ट पेशेंस नोन टू मैन। तो ये थी साहित्य के स्वरूप को लेकर मेरी कुछ व्याख्याएं जो मैंने आपके साथ साझा की। आशा करता हूँ मेरा यह व्याख्यान सुनने के बाद आप साहित्य की आकृति, प्रकृति, स्वभाव और उसके मूल कर्म के बारे में जान पाए होंगे। अगर इन प्रश्नों को लेकर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं उठें, कुछ प्रश्न उठें, कुछ जानने की और तीव्र आकांक्षा हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9414020840 या drjoshibr@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। नमस्कार।